हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 19 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है एक स्पीशीज़ की डिस्कवरी हुई है लक्षद्वीप आइलैंड पे। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि इंडिया फोंटे बिजोई क्या है, इस स्पीशीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे यूपीएससी ने इसी सिमिलर काइंड की स्पीशीज़ के ऊपर सवाल पूछा है और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स के ऊपर। यहाँ पे बताऊंगा आपको मैं कैसे इंडिया चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस को टैकल कर सकता है, कौन कौन से डिफरेंट लॉस प्रोविजंस लीगल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर जिससे वो टैकल करता है इस प्रॉब्लम को, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसी से कनेक्टेड जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एक कोकोनट ट्री पे जो डिसीज होती है जिसका नाम है रूट विल्ट डिसीज, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं बताऊंगा ये डिसीज क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट करती है कोकोनट ट्री पे, इसकी सस्टेनेबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्हें डिस्कॉम्स भी कहते हैं वो कैसे प्रॉफिटेबल हो रही हैं, वो मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछे गए हैं डिस्कॉम्स के ऊपर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पिपराहावा रिलिक्स के ऊपर। यहां पे आपको मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा ये एक एडिटोरियल किस तरीके से पिपराहावा रिलिक्स के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसको म्यूजियम में रखना चाहिए रिलिक्स को, जब ये रिलिक्स हमें मिला है रिलिक्स का अर्थ क्या होता है। हर एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि रिलिक्स क्या होता है, स्तूप का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे जो इंडिया में म्यूजियम का स्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहले आर्टिकल की बात की जाए तो जो लक्षद्वीप आइलैंड पे कावारती लैगून में डिस्कवरी हुई है एक क्रस्टेशियन की जिसका नाम रखा गया है इंडिया फोंटे बिजोई। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया फोंटे का अर्थ क्या है। इंडिया फोंटे का सिंपल सा मतलब है इंडिया फोंटे में इंडिया का ऑनर, और जो बिजोई है ये मैरीन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। ये एक नई जीनस और न्यू स्पीशीज के तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। क्या आपको और कुछ भी पता होना चाहिए यहाँ पे? आंसर इज नहीं। ऑल यू नीड टू नो इज ये जो स्पीशीज है ये कहाँ से बिलोंग कर रही है, तो ये एक क्रस्टेशियन की स्पीशीज है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्रस्टेशियन क्या है। क्रस्टेशियन बेसिकली जो एक्वेटिक अर्थोपॉड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो आपको क्रैब्स प्रॉन्स श्रिम्प्स लॉबस्टर दिखते हैं, ये सब क्या हैं? ये सब क्रस्टेशियंस कहे जाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो कि चिटिन से बना होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। इनके जॉइंट लेग्स होते हैं और एंटीना टाइप इनमें निकला होता है। ये जनरली मैरीन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं। ये आपको क्रस्टेशियंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे तो क्रस्टेशियंस खाते क्या हैं, तो आप अगर एक सीक्वेंस बैठाओगे तो यूपीएससी ने उसी के ऊपर सवाल पूछा है। अगर आप ध्यान दोगे क्या पूछा गया है, क्रस्टेशियन है कि नहीं। 2025 में पूछा गया है पीकॉक तरंतुला क्या है, तो ये स्पाइडर की स्पीशीज थी। अगर आप ध्यान दोगे तो यूपीएससी में अक्सर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, टर्म आप देखोगे, टर्म से आप सोचोगे यार ये तो पीकॉक की ही स्पीशीज होगी, इसका दूर दूर तक कोई संबंध ऐसा नहीं होगा। तो यही एक ट्रैप होता है यूपीएससी में। ठीक है, तो इट इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। तो ये एक ओमनीवोरस नहीं है, बेसिकली कार्निवोरस की कैटेगरी में कहा जाता है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, ये सही है। फिर क्या है, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज आर्बोरियल स्पीशीज। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे यूपीएससी कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रैप्स डालने के एक फॉर्मेट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कभी भी ये चीज अगर ऐसी लिखी हो x इज इक्वल टू वाई, जैसे लिखा है पिकंग इट इज का मतलब क्या है, पीकॉक ही तो है, पीकॉक तरंतुला। तो पीकॉक तरंतुला इज एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन। तो जनरली ये जो तरीका है या बाकी क्वेश्चंस में भी लगा सकते हैं जहां पे लिखा होगा कि x इज y, तो जनरली ये की चीज क्या होती है कि स्पेसिफिक सेंस में कभी प्रिसाइज वर्ड अगर मेंशन किया हो तो वहां पे वो ट्रैप और गलत कर देते हैं यूपीएससी वाले उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात की जाए ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ डायटम्स क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो क्रस्टेशियंस होते हैं स्मॉल जू प्लैंक्टन होते हैं जिन्हें कोपीपॉट्स भी कहते हैं, ये प्राइमरी
कंज्यूमर्स होते हैं, जनरली जो डायटम्स होते हैं इनको कंज्यूम करते हैं, और जो हेरिंग्स होती हैं स्मॉल मैरीन फिशेस कही जाती हैं जो कि क्रस्टेशियंस को खाती हैं। अब फूड चेन की बात है तो पहले क्या होगा, डायटम्स होंगे, उनको कौन खाएगा, क्रस्टेशियन, उनको कौन, हेरिंग्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब आपको आइडिया लगा होगा मैंने क्रस्टेशियन के ऊपर क्यों ये आर्टिकल लिया है और इंडिया फोंटे बिजोई का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया के ऊपर। तो इंडिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम की तरीके से अभी भी प्रिवेल कर रही है। अगर बात की जाए तो इंडिया में 24/5 के डेटा में अप्रॉक्सीमेटली 53,000 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो आपका पैलेर्मो प्रोटोकॉल है ये ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, आप ऐसे यूपीएससी में डाल सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पैलेर्मो प्रोटोकॉल। तो ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को डिफाइन करता है एज रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर और रिसीट ऑफ चाइल्ड जो पर्टिकुलरली एक्सप्लॉयटेशन पर्पस के लिए होता है। अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 144 में भी ट्रैफिकिंग को क्रिमिनलाइज किया गया है अगर वो एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, सर्विट्यूड ये सब पर्पस के लिए हो रहा है तो उसे एक प्रॉपर सेंस में क्रिमिनलाइज किया गया है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात करूं तो आर्टिकल 23-24 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को। आर्टिकल 39E एंड F भी मैंडेट करता है स्टेट को कि प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम अब्यूज एंड एंश्योर करे हेल्दी डेवलपमेंट विद डिग्निटी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए कौन कौन से की लॉज हैं, ये एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में किस तरीके से इसको मेंशन किया गया है, जो ट्रैफिकिंग के ऊपर बात करता है मैं वो बता रहा हूं। तो जो लॉज जो लिखे हुए हैं ये सब के सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसके रेफरेंस में। तो अगर आपके सामने मेंस में कभी कोई पॉइंट आ रहा है तो आप इन सब लॉ का मेंशन देखिए, अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है कि इंडिया कैसे टैकल करे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को। पहला और सबसे अहम चीज़ क्या है, हमें अपने एनफोर्समेंट को बहुत स्ट्रेंथन करना होगा, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करना होगा और पुलिस को, टीचर्स को ऐसे ट्रेन करना होगा जिससे अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जा सके उन वल्नरेबल स्पॉट्स का, ट्रैफिक चिल्ड्रन का, ताकि उनको एक प्रॉपर तरीके से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको एड्रेस किया जा सके। सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट देना होगा जिससे पॉवर्टी, माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं जब एड्रेस होंगी तो यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इनडायरेक्ट फॉर्म में एड्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमें ऑनलाइन स्पेस को प्रोटेक्ट करना होगा, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच बनाना होगा जिसमें रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग पे फोकस होना चाहिए, जस्टिस को फास्ट ट्रैक करना होगा, यूनियन और स्टेट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कम्युनिटी की ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे फैमिलीज को पता हो, कम्युनिटी को पता हो कि कैसे ट्रैफिकिंग को उसके सोर्स पे ही प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2017 के सवाल की। डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप ध्यान दोगे तो आर्टिकल 23-24 पे इन्होंने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ऐसे डाल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवाइस्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्या कह रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान दोगे, 1 और 4 जो है वो सही है क्योंकि बात किस पे कर रहा है, वो बात कर रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रूट विल्ट डिसीज के ऊपर। अब अगर आप ध्यान दोगे कोकोनट की क्या इंपॉर्टेंस है, कोकोनट एक मेजर प्लांटेशन क्रॉप होता है जो पेनिनसुलर इंडिया में, पर्टिकुलरली बात की जाए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में इसको बोया जाता है, जो वहाँ की लाइवलीहुड को, वहाँ के कल्चर को और लैंडस्केप को प्रॉपर तरीके से शेप करता है। अब बात की जाए यहाँ पे मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो रूट विल्ट डिसीज जो है, जो कि फाइटोप्लाज्म के द्वारा कॉज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये माइक्रोस्कोपिक पैथोजन होता है, लेकिन अभी इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये आपके जो कोकोनट के पाम्स होते हैं उनकी एक डिसीज होती है, इसको नॉन फैटल कहा जाता है, लेकिन जो पेड़ होता है अगर ये डिसीज होती है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक पैथोजन जो होते हैं वो धीरे 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 पेड़ को खराब करने लग जाते हैं और इससे ओवरऑल क्या होता है, इससे जो पेड़ होता है वो वीक और अनप्रोडक्टिव हो जाता है। और ये बैक्टीरिया लाइक पैथोजन होते हैं जो इस रूट विल्ट डिसीज का कॉज होते हैं। अगर आपसे मेन चीज़ पूछी जाए, ये सिंपल बोलेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ यूपीएससी में कैसे डाल सकते हैं। वो बोल देंगे रूट विल्ट डिसीज किसके रिगार्ड में देखी जाती है, तो वर्ड से समझ जाए, रूट विल्ट मतलब जो आपका पेड़ है
कोकोनट का, उसके जो रूट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और धीरे धीरे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एज अ वेक्टर के तरीके से काम करते हैं और इवेंचुअली क्या होता है, जो उसकी पत्तियां होती हैं वो येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे 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 वो पूरा का पूरा पेड़ अनप्रोडक्टिव और वीक हो जाता है। ठीक है, अब ये कॉसेस क्यों इतना कंसर्न वाली चीज़ें और बन जाती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नए नए पेस्ट राइज हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या पड़ेगा, जब रीड जो आपके ट्री हैं वो येलो हो जाएंगे, नट्स जो हैं उसके शेड हो जाएंगे, तो इससे धीरे 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 वही सेम चीज़ डिफॉर्मेशन और वीकनिंग और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी कंपनी है जिसे हम लोग डिस्कॉम भी कहते हैं, उन्होंने नेट प्रॉफिट को पोस्ट किया है। अब सवाल उठता है कि हुआ क्या है और कैसे हुआ। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं जिसे डिस्कॉम भी कहते हैं, उन्होंने जनरली देखा गया था कि वो लॉस मेकिंग में चल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ है कि वो प्रॉफिटेबल टर्न हो चुके हैं। सवाल उठता है कैसे। पहली चीज़ क्या, उन्होंने लॉस का रिडक्शन किया है जनरली। ठीक है, अब ये कैसे हो पाया, क्योंकि जो थेफ्ट है, टेक्निकल लॉसेस है, बिलिंग की इनएफिशिएंसीज हैं, उनको एड्रेस किया गया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे 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 रेवेन्यू मॉडल भी इम्प्रोवाइज हुआ है, टैरिफ और बिलिंग भी इम्प्रोवाइज की गई है, पेमेंट की डिसिप्लिन और ज़्यादा बढ़ गई है, इससे टाइमली पेमेंट भी हो रहा है, जो ड्यूज़ हैं वो धीरे धीरे क्या है क्लियर किए जा रहे हैं, पेमेंट की जो साइकिल है वो फास्ट हो चुकी है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो डिस्कॉम है या फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं उन्होंने इस बार प्रॉफिट को पोस्ट किया है। अब बात किया 2016 में सवाल पूछा गया है किसके ऊपर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ उदय। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे किसके ऊपर बात कर रही है, यहाँ पे आप देखोगे किसके ऊपर बात कर रहा है, ये आपका जो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, स्पेसिफिकली बात की जाए प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो ये 2016 का सवाल है, लेकिन बात किसके ऊपर हो रही है, डिस्कॉम कंपनीज के ऊपर हो रही है। इस वजह से मैंने ये चीज़ मैंशन की है। अगर आप मेंस में कोई आर्टिकल लिख रहे हो, मेंस में कोई पॉइंट को लिख रहे हो, तो इस पॉइंट को आप मैंशन कर सकते हो जो आपके आंसर को थोड़ा सा अलग शो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, पिपरावा रेलिक्स के ऊपर। पहले समझिए रेलिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अवशेष। ठीक है, और जब पिपरावा की बात हो रही है तो पिपरावा एक जगह है, वहां पे क्या है उत्तर प्रदेश की, वहां पे जो गौतम बुद्ध के रेलिक्स या अवशेष पाए जाने की एक जनरली वहां पे कहा जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हुआ क्या है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। जो एंशियंट जेम्स, मतलब जो आप लोग जेम्स देखते हो, वो एसोसिएट किए गए हैं बुद्धा की जो रेलिक्स होते हैं उसके साथ, और इसको एक्सकवेट किया गया था पिपरावा से। अब धीरे 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 क्या हुआ, जब सेंचुरी बाय सेंचुरी बीती तो इनका आगे आगे अलग अलग जगह पे ले जाके इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जब कभी भी कोई भी एक बौद्ध या फिर बुद्धिज्म के अगर रेस्पेक्ट में बात की जाए, स्पेसिफिकली गौतम बुद्ध में, तो उनकी जब डेथ होती है तो उनके जो रेसिड्यू थे या फिर जो उनके अवशेष थे उनको अपने जो उनके शिष्य थे उन्होंने आपस में बांट लिया था। उन्होंने अलग अलग जहाँ जाकर के उसको गाड़ा हुआ था, जिसमें आप लोग क्या सुनोगे, पिपरावा जो है अपने आप में एक बहुत ही अहम जगह है। तो इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में जो इसके रेलिक्स लाए गए हैं, अब ये लगाने की बात की गई है दिल्ली के एग्जीबिशन में। तो ये पूरा एडिटोरियल बात करता है कि भैया हम रेलिक्स को ला करके म्यूजियम में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो रेलिक्स लाए गए हैं ये ओवरसीज से लाए गए हैं, मतलब ये चले गए थे बाहर भारत से। तो अगर ओवरसीज सेलर से इसको खरीद के लाया गया है, जिस भी पर्पस जिस भी तरीके से लाया गया होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर तो हो गया है, लेकिन अभी के लिए ये एग्जीबिशन में डाले गए। तो इसका कोर कंसर्न ये है कि ये रेलिक्स जो हैं अगर एग्जीबिशन के तरीके से रखे जाएंगे तो ये इस एडिटोरियल का कहना है कि उतना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मेयर डिस्प्ले करोगे म्यूजियम में उस सब चीज़ों का, तो उससे जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो रेलिक्स है वो चीज़ बिल्कुल लाइफलेस बन जाएगी। तो इनका मानना है कि जो रेलिक्स होते हैं वो अपने आप में एक हेरिटेज हैं और एक लाइव हेरिटेज हैं जिनके अनुसार। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आ रखी है, मैंने आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पहले ही बता दिया है कि बुद्धिज़्म में जो रेलिक्स, एशेस, बोन्स, जेम्स होते थे उनको डिवाइड कर दिया जाता था और स्तूप के फॉर्म में रखा जाता था, जिसमें सांची स्तूप आप देखोगे, ठीक है, फिर आप पिपरावा स्तूप भी देखोगे, तो इन सब जहाँ पे उसको रखा जाता था। अब इसमें क्रिटिक ये रखा गया है कि कॉलोनियल एरा में ये होता था कि म्यूजियम में क्या होता है, विजुअल
विजुअल डिस्प्ले कर दिया जाता है स्पिरिचुअल चीज़ों का। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम जो पिपरावा स्तूप की चीज़ें हैं या जो रिलिक्स हैं उसको उठा करके हम डिस्प्ले पे लगा देंगे तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। बट हमें करना क्या चाहिए कि उसको हमें एक प्रॉपर ऐसे म्यूजियम स्पेस में लगाना चाहिए जहाँ पे केवल डिस्प्ले के तरीके से काम ना हो, वहाँ पे रिचुअल्स भी होने चाहिए, मेडिटेशन हो, चैंटिंग्स हो, कंटेम्पलेशंस हो। मतलब ये बुद्धिज़्म के लिए अपने आप में बहुत रिवाइविंग वाली चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अगर बुद्धिज़्म या फिर कोई भी धर्म का इंसान आके देखेगा तो उसका इंक्लाइनेशन होगा, वो उसे मेयर केवल एक शोपीस के तरीके से नहीं देखेगा, वो उसमें कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करेगा। तो ये उद्देश्य है कि हमें इसको कॉमन नहीं बना देना चाहिए। वही सेम चीज़ कही गई है कि जो रिलिक्स हैं उसको हमें एक लिविंग हेरिटेज के तरीके से यूज़ करना होगा, इसमें रिसर्च करनी होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने होंगे और लोकल कम्युनिटीज़ को हमें ट्रेन करना होगा, एंगेज करना होगा, जिससे जो आपकी एंटिकिटीज़ हैं उनकी ट्रैफिकिंग को रोका जा सके और जो लीगल अवेयरनेस है उनको ज़्यादा और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो अगर आपको इस पूरे आर्टिकल में कुछ मेन चीज़ पता होनी चाहिए, वो क्या है? पिपरावा रिलिक्स जो बाहर से आया है उसको म्यूजियम में रखा गया, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे एडिटोरियल में नहीं पसंद आई है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिक की तरीके से इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्तूप के कॉन्सेप्ट पे। तो एक तो सांची स्तूप है, पिपरावा है और आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको मैं कुछ की फीचर्स की बात करूँ इस स्तूप की, तो स्तूप इस तरीके से कुछ दिखता है। इसका स्ट्रक्चर ज़रूर पता होना चाहिए, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो ये जो बाहर वाली चीज़ आप देखो इसको हम लोग तोरान कहते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखोगे ये क्या है, ये जो बना हुआ है अंडे टाइप, इसको हम लोग बोलेंगे अंडा, इसको अंडा ही कहते हैं। फिर अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे जो वेदिका है, तो जो रेलिंग जा रही है ना, इसको हम लोग वेदिका कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये तो तोरान हो गया, ये अंडा हो गया, और ये ऊपर वाला सेक्शन है जो ऊपर वाली रेलिंग, इसको हम लोग हर्मिका कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग छत्र कहते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये एक पाथवे बना होता है जहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस स्तूप में होता क्या है? स्तूप अगर आप देखोगे इसके अंदर माना जाता है कि जो रेलिक्स होते हैं, अवशेष होते हैं, जो बौद्ध धर्म की जो बहुत ही स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है ताकि यहाँ पे लोग आएं और आकर के पूजा कर सकें, ठीक है। इसका प्रॉपर सेंस में अगर हम ये बात की जाए कब इसको अच्छे तरीके से प्रमोट या प्रोपोगेट किया गया था, तो ये देखने को मिला था मगध एम्पायर में, पर्टिकुलरली जब आपका मौर्यन एम्पायर चल रहा था, ठीक है। उसमें अशोका ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। अब देखिए 2023 के सवाल क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री या एंशिएंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी यूपीएससी में ऐसा कभी कोई सवाल आ रहा है कि एक्स इज ओरिजिनड या एक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस या कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाई, तो ऐसा कभी भी आता है तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि यूपीएससी में गलत होगा। और ये केवल आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे, हिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट होगी वहाँ पे आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी। फिर क्या कह रहे हैं, स्तूप इज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली, वही तो बताया गया है। स्तूप इज अ वोटिव एंड कमोमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।